हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की पुस्तक से उन समस्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के नियुक्ति एवं त्यागपत्र के बारे में जिनको एमपीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 10 में समाहित किया गया है। तो दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे भारत निर्वाचन आयोग से। भारत निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों, आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। यहाँ बताया गया है कि जो नियुक्ति करता है या जिसके द्वारा नियुक्ति की जाती है अध्यक्ष एवं सदस्य, उसे ही अपना त्यागपत्र देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि भारत निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तो वे अध्यक्ष एवं सदस्य अपना लिखित त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। और यह बात सभी आयोग एवं संस्थाओं पर एप्लीकेबल होगी जो कि यहाँ पर बताए गए हैं। तो दोस्तों, हमने बात करी भारत निर्वाचन आयोग की, जिसमें नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, यहाँ नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य मानव अधिकार आयोग, नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग, नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग, नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य अनुसूचित जाति आयोग, नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एवं राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, दोस्तों नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है एवं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा। केंद्रीय सूचना आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एवं मध्य प्रदेश सूचना आयोग की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा। अंत में राज्य खाद्य संरक्षण आयोग की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा। यहाँ पर दोस्तों, जब भी मैंने कहा है कि फला फला आयोग की नियुक्ति, तो उस नियुक्ति में आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों की नियुक्ति के बारे में मैंने बात कही है। आप इस बात को ध्यान रखें। दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, जितने भी आयोग के बारे में हमने यहाँ चर्चा करी उन सभी में वे आयोग जिनकी प्रकृति संवैधानिक है और जो केंद्रीय स्तर के हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है एवं राज्य स्तर पर संवैधानिक आयोगों में नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जा रही है। जैसे आप देखें, केंद्रीय स्तर पर संवैधानिक आयोग भारत निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। दोस्तों, केंद्रीय स्तर पर जितने भी संवैधानिक आयोगों की बात हमने करी उनमें नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है एवं राज्य स्तर पर संवैधानिक आयोग की नियुक्ति जैसे कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जा रही है। दोस्तों, एक बात और आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर कुछ ऐसे आयोग हैं जिनकी नियुक्ति किसी विशेष समिति की सिफारिश पर की जाती है, जैसे कि मानव अधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है। राज्य स्तर पर यहाँ पर नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आपको यहाँ पर सिर्फ एक बात याद रखनी है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने चर्चा करी उन तमाम आयोगों में नियुक्ति एवं त्यागपत्र के बारे में जिनको हमारे एमपीपीएससी की प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 10 के सिलेबस में शामिल किया गया है। दोस्तों, हमने चर्चा ऑलरेडी कर ली है।
कि त्यागपत्र उसी व्यक्ति को सौंपा जाएगा या उसे ही सौंपा जाएगा जिसके द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं संवैधानिक, सांविधिक और संविधानेतर संस्थाओं की। सबसे पहले हम बात करेंगे संवैधानिक संस्थाओं की। तो दोस्तों संवैधानिक संस्थाओं में भारत एवं राज्य निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, UPSC, MPPSC, राष्ट्रीय ST, SC, OBC आयोग। दोस्तों इन सभी आयोगों की प्रकृति संवैधानिक है। हमने देखा था इनमें नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही थी एवं त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपा जाएगा। एक बार फिर से आप ध्यान से देखिए, भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, CAG, UPSC, MPPSC, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, यह सभी आयोग संवैधानिक प्रकृति के हैं। आपको यह बात ध्यान रखनी है। संवैधानिक संस्थाएं दोस्तों वे संस्थाएं होती हैं जिनका उल्लेख संविधान में होता है। अब हम चर्चा करते हैं सांविधिक संस्थाओं की। दोस्तों ऐसी संस्थाओं को हम सांविधिक संस्था कहते हैं जिनका गठन अधिनियम के माध्यम से होता है या विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधान के माध्यम से होता है। दोस्तों इनका उल्लेख संविधान में नहीं होता, आपको यह बात भी ध्यान रखनी है। तो हम चर्चा कर लेते हैं सांविधिक संस्थाओं की, जिसमें शामिल है राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय एवं राज्य महिला आयोग, केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग, राष्ट्रीय एवं राज्य बाल संरक्षण आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, मध्य प्रदेश खाद्य आयोग या मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, संयुक्त लोक सेवा आयोग सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक। बहुत आवश्यक रूप से आप इस तथ्य को ध्यान रखें, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि UPSC और स्टेट PSC संवैधानिक निकाय है और ज्वाइंट PSC या ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन या संयुक्त लोक सेवा आयोग सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय। विशेष रूप से दोस्तों आप ध्यान रखें। अब हम चर्चा करते हैं संविधानेतर संस्थाओं की। दोस्तों ऐसी संस्थाएं होती हैं ना तो इनका उल्लेख संविधान में होता है और ना ही इनका गठन अधिनियम के माध्यम से होता है, जिनमें शामिल हैं नीति आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग। तो दोस्तों इन संस्थाओं को संविधानेतर संस्थाओं में शामिल किया गया है, आपको यह बात भी ध्यान रखनी है। अब हम चर्चा करते हैं कुछ आयोग या संस्थाओं के उपनामों की। आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से किस संस्थान को वॉच डॉग कहा जाता है। आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना होगा कि वॉच डॉग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। तो चलिए हम एक बार क्रम से संस्था एवं इनके उपनामों की चर्चा कर लेते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG से। दोस्तों इसका उपनाम है वॉच डॉग। CBI को बंद पिंजरे का तोता कहा जाता है। संघ लोक सेवा आयोग को देश के प्रशासन का शिल्पकार कहा जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य के प्रशासन का शिल्पकार कहा जाता है। दोस्तों BSNL को व्हाइट एलिफेंट कहते हैं। PAC और प्राक्कलन समिति को, PAC का फुल फॉर्म होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी, और प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है। दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को गार्जियन ऑफ द पर्स भी कहा जाता है। हमने देखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के 2 उपनाम हैं, एक है गार्जियन ऑफ द पर्स और दूसरा हमने देखा था वॉच डॉग। आपको दोनों नाम ध्यान रखने हैं। फिर नीति आयोग को दोस्तों हम थिंक टैंक कहते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संचित निधि का प्रहरी या रक्षक भी कहा जाता है। तो हमने अब तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के 3 नामों की चर्चा करी, जिसमें शामिल है वॉच डॉग, गार्जियन ऑफ द पर्स एवं संचित निधि का प्रहरी। इसके अलावा हमने बात करेंगे लोक आयुक्त की। दोस्तों लोक आयुक्त को प्रशासन का प्रहरी कहा जाता है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं अब तक हमने किन किन संस्थाओं के क्या क्या उपनाम देखे। दोस्तों वॉच डॉग हम कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वॉच डॉग के अलावा गार्जियन ऑफ द पर्स एवं संचित निधि का प्रहरी या रक्षक भी कहा जाता है।
इसके बाद हमने चर्चा करी बंद पिंजरे का तोता हम सीबीआई को कहते हैं, देश के प्रशासन का शिल्पकार हम यूपीएससी को कहते हैं एवं राज्य प्रशासन का शिल्पकार हम राज्य लोक सेवा आयोग को कहते हैं। दोस्तों व्हाइट एलिफेंट बीएसएनएल को कहा जाता है, जुड़वा बहन पीएसी और प्राक्कलन समिति को कहते हैं, थिंक टैंक नीति आयोग को कहते हैं और प्रशासन का प्रहरी लोक आयुक्त को कहते हैं। दोस्तों वॉचडॉग, गार्जियन ऑफ द पर्स एवं संचित निधि का प्रहरी हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहते हैं। इतनी बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और दोस्तों यह सभी तथ्य पढ़ने में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप आशा करते हैं कि आपको एक बार में ही यह तथ्य ध्यान रह जाएंगे। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। वॉचडॉग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बंद पिंजरे का तोता सीबीआई, देश के प्रशासन का शिल्पकार यूपीएससी, राज्य के प्रशासन का शिल्पकार राज्य लोक सेवा आयोग, व्हाइट एलिफेंट है दोस्तों बीएसएनएल, जुड़वा बहन लोक लेखा समिति एवं प्राक्कलन समिति, गार्जियन ऑफ द पर्स नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, थिंक टैंक दोस्तों नीति आयोग को कहते हैं, संचित निधि का प्रहरी या रक्षक दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहते हैं, प्रशासन का प्रहरी दोस्तों लोक आयुक्त को कहते हैं। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे आयोग में प्रथम महिला अध्यक्ष की। दोस्तों यह तथ्य भी आपको आवश्यक रूप से ध्यान रखने हैं, आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी तथ्य को लेकर रिस्क नहीं ले सकते जो कि आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी श्रीमती रमा देवी, इनका पूरा नाम है वीएस रमा देवी। पहली महिला केंद्रीय सूचना आयुक्त श्रीमती दीपक संधू। यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष रोज मिलियन मैथ्यू। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती शांता सिन्हा। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती उषा चतुर्वेदी। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती जयंती पटनायक। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती हेमवंत पोर्ते। योजना आयोग की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला देवी। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की प्रथम महिला सचिव श्रीमती विजया श्रीवास्तव। दोस्तों एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों श्रीमती रमा देवी पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्रीमती दीपक संधू पहली महिला केंद्रीय सूचना आयुक्त, रोज मिलियन मैथ्यू यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष, श्रीमती शांता सिन्हा राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की पहली महिला अध्यक्ष, श्रीमती उषा चतुर्वेदी मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की पहली महिला अध्यक्ष, श्रीमती जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष, श्रीमती हेमवंत पोर्ते मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष, श्रीमती इंदिरा गांधी योजना आयोग की पहली महिला अध्यक्ष, श्रीमती उर्मिला देवी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की पहली महिला अध्यक्ष एवं अंत में हमने बात करी श्रीमती विजया श्रीवास्तव की, जो कि है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की पहली महिला सचिव। अब हम चर्चा करते हैं उन समस्त आयोग के बारे में जिनमें महिला सदस्य अनिवार्य रूप से होने चाहिए। तो दोस्तों पहले हम ऐसे आयोग की बात करेंगे जिसमें एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। ऐसे आयोग में शामिल है राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो दोस्तों ध्यान रखिए, पिछड़ा वर्ग आयोग में राष्ट्र एवं राज्य स्तर दोनों स्तरों पर एक एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है। साथ ही साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग एवं मानवाधिकार आयोग में एक एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा अब हम चर्चा करते हैं उन आयोगों की जिनमें कम से कम 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है। ऐसे आयोगों में शामिल है राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर बाल संरक्षण आयोग एवं मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग। दोस्तों राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर बाल संरक्षण आयोग में एवं मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग में कम से कम 2 महिला सदस्यों का होना आवश्यक है, आप इस बात का ध्यान रखें।
एक महिला सदस्य अनिवार्य किस आयोग में है दोस्तों? राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में एवं मानवाधिकार आयोग में। 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है, राष्ट्रीय एवं राज्य बाल संरक्षण आयोग में एवं मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग में। दोस्तों इसके बाद हम चर्चा करते हैं आयोग के संबंध में नोडल एजेंसियों की, कि किस आयोग की नोडल एजेंसी कौन सी है। तो दोस्तों यहां पर हम लॉजिक्स के साथ याद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत निर्वाचन आयोग से। दोस्तों भारत निर्वाचन आयोग की नोडल एजेंसी है विधि एवं न्याय मंत्रालय। तो दोस्तों हम कहते हैं कि चुनाव या निर्वाचन पूरी विधि विधान के साथ होना चाहिए, इसलिए भारत निर्वाचन आयोग की नोडल एजेंसी है विधि एवं न्याय मंत्रालय। संघ लोक सेवा आयोग की नोडल एजेंसी है कार्मिक मंत्रालय। दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग से आईएएस एवं आईपीएस बनते हैं, इनको अपने कार्य या कर्म अच्छे से करने चाहिए ताकि देश का विकास सुनिश्चित हो पाए, इसलिए संघ लोक सेवा आयोग की नोडल एजेंसी है कार्मिक मंत्रालय। दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग में ऑलरेडी महिला शब्द आ रहा है, इसलिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राष्ट्रीय महिला आयोग की नोडल एजेंसी है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की नोडल एजेंसी है गृह मंत्रालय। दोस्तों मानव कहां पर निवास करते हैं? मानव ग्रह में निवास करते हैं, इसलिए गृह मंत्रालय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की नोडल एजेंसी है। फिर हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की नोडल एजेंसी के बारे में, जो कि है महिला एवं बाल विकास आयोग। दोस्तों राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में ऑलरेडी बाल शब्द आ रहा है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में भी बाल विकास शब्द आ रहा है। हम कह सकते हैं इस आधार पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की नोडल एजेंसी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की नोडल एजेंसी की, जो कि है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इसके बाद हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की। तो दोस्तों जनजाति में जनजाति शब्द ऑलरेडी आ रहा है, तो जनजातीय मामलों का मंत्रालय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की नोडल एजेंसी है। इसके अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो दोस्तों पिछड़ी जातियों को उनके अधिकार दिलाना, सामाजिक न्याय दिलाना, इसलिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नोडल एजेंसी है। दोस्तों मैं यहाँ पर नेमोनिक्स आपके लिए याद करने के उद्देश्य से बता रहा हूँ, आप ध्यान से इनको सुने। फिर केंद्रीय सूचना आयोग, दोस्तों केंद्रीय सूचना आयोग की नोडल एजेंसी यूपीएससी के समान कार्मिक मंत्रालय है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की नोडल एजेंसी भी दोस्तों कार्मिक मंत्रालय है। अब इनको याद रखने के लिए हमने यूपीएससी में बात करी थी कि यूपीएससी में जितने भी लोग सेलेक्ट होते हैं उनको अपने कार्य ध्यान से और पूरी जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए ताकि देश का विकास सुनिश्चित हो सके। तो दोस्तों ध्यान से कब कार्य कर पाएंगे? जब उनको सूचना होगी कि कार्य कहाँ करना है और सूचना के प्रति वो सतर्क होंगे। तब आप ध्यान रखिए यूपीएससी केंद्रीय सूचना आयोग एवं केंद्रीय सतर्कता आयोग की नोडल एजेंसी है कार्मिक मंत्रालय। इसके अलावा दोस्तों वित्त आयोग की नोडल एजेंसी वित्त मंत्रालय, नाम से ही समझ आता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसकी नोडल एजेंसी है कार्मिक मंत्रालय एवं केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इसकी एजेंसी नोडल एजेंसी भी है कार्मिक मंत्रालय। तो दोस्तों कार्मिक मंत्रालय जितने भी संस्थाओं की हमने बात करी उनमें से अभी तक 5 संस्थाओं या आयोगों की नोडल एजेंसी कार्मिक मंत्रालय है, जिसमें हमने बात करी थी यूपीएससी की, केंद्रीय सूचना आयोग की, केंद्रीय सतर्कता आयोग की, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की एवं केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण न्यायाधिकरण की। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए यूपीएससी में जो लोग काम करते हैं उनको सूचना मिलेगी और वो सतर्क रहेंगे सूचना के प्रति और उसका अच्छे से अन्वेषण करेंगे, तो प्रशासनिक व्यवस्था अच्छे से काम कर पाएगी। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए इस प्रकार से कार्मिक मंत्रालय इन 5 संस्थाओं की नोडल एजेंसी है। आपको ध्यान रखना है यूपीएससी सूचना के थ्रू सतर्क होती है, उसके बाद अन्वेषण करती है जिससे प्रशासनिक व्यवस्था ठीक से काम करती है। तो यूपीएससी, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं केंद्रीय प्रशासनिक न्याय अधिकरण, इन सभी 5 संस्थाओं की नोडल एजेंसी है कार्मिक मंत्रालय। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने चर्चा करी इस वीडियो में नोडल एजेंसियों के बारे में। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले इस प्रकार की वीडियोस आपके एग्जाम की तैयारी में आपकी किसी भी प्रकार की सहायता करते हैं तो अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे विद्यार्थियों तक हमारे वीडियोस को शेयर करें जिनको हमारे वीडियोस से उनके एग्जाम की तैयारी में सहायता प्राप्त हो सकती है।
दोस्तों बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करते रहें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद।